मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल हफ्ते की बढ़िया शुरुआत हुई। थर्सडे का जो वो अनफिनिश्ड बिजनेस था वो हम कल कंप्लीट करते हुए नजर आए। वो नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार में जड़े। पहली बार 22,530 के स्तर हमने स्क्रीन्स पे आते हुए देखे, पर वो तो खैर सिर्फ एक नंबर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल की ओवरऑल स्क्रीन और वो टेक्सचर। मिड कैप स्मॉल कैप्स का गजब का आउट परफॉर्मेंस, और उस बात को हाईलाइट करता है एक ब्यूटीफुल सा एडवांस डिक्लाइन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। कल फाइनली सेशन की समाप्ति तक हमने वो गेंस ब्रॉडर मार्केट्स के होल्ड ऑन करे 8:1 9:1 एडवांसेस के फेवर में जाके समीकरण सेशन की समाप्ति हुई। कल सबको आई एम श्योर स्क्रीन्स देख के अच्छा लग रहा होगा। और इसी चीज में बैक टू बैक कल थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ, उछाल के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। तो बढ़िया रहा पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम। आज कहां नजर रहेगी पहले वो बता देता हूं। मोमेंटम पे कुछ ब्रेक लगने वाला है, वो बाद की बात है। बैंक बीएससी बैंक की कल एक्सपायरी थी। बैंक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। आज उसी कड़ी में कई सारे और सिमिलर स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली एक्सपायरी का दिन है। सुबह 10:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स हमारे रिलीज होंगे। आज शाम को यूएस में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग का नंबर, वो आंकड़े सामने आएंगे जिसको डिकोड करेंगे कल सुबह नीरज जी बगल में बैठे हुए। और एक नहीं, दो नहीं, चार एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस आज शाम को लाइंड अप है। कोई मैराथन का तरह सबकी सब स्पीचेस लगी हुई हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट होंगी, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के संकेत जो दिख रहे हैं थोड़े से डगमगाते हुए 60-70 पॉइंट के दबाव के साथ, 1/4-1/3 फीसदी कमजोरी के साथ, सुस्ती के साथ हम आज मंगलवार की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल हमारे एशियाई पीयर्स दिखाइएगा और उसके बाद यूएस का के प्रिंट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। एशिया ठीक है, फ्लैटिश नोट पर लाजली कामकाज हो रहा है। जापान को छोड़ दीजिए, ये देखिए मिला जुला कामकाज। जैसे हम है वैसी एशिया का मूड है। दरअसल यूएस से जो हैंडओवर आया वो भी थोड़ा सा लड़खड़ा गया। ये देखिए मिला जुला सा प्रिंट। डाउ 2/3 फीसदी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था और आज सुबह के फ्यूचर्स भी सुस्ती पड़े, हल्के दबाव के साथ कामकाज कर रहे। पर ये वो मूड कैप्चर नहीं करेगा। मूड कैप्चर करेगा तब और अब की प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। थोड़ा सा मामला कल और आज के बीच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। बॉन्ड यील्ड्स अच्छे खासे इंच अप कर गए 10 बेसिस पॉइंट। डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा, ये यार 104.78 है, मेरे ख्याल से 105 के शेड ऊपर चला गया था डॉलर इंडेक्स। इसे चेक करके ठीक करिए प्लेट। डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया था। कच्चा तेल उछलते उछलते अब $88 पे खड़ा हुआ है। कुछ अच्छा सा लग नहीं रहा है। खैर मूड ठीक करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं। ठीक करना नहीं मूड ठीक करने के लिए नहीं, he'll go with the flow। हाँ, क्या हो गया भाई, ऐसे समीकरण क्यों बिगड़ गए? आज थोड़ा सा मूड गड़बड़ है। मैं आपको कुछ हुआ, कुछ डेटा आ गया क्या? हाँ, एक उछल क्यों गया? बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेटा आया है। हाँ। इंडेक्स में नहीं दिख रहा है वो, लेकिन एक डेटा आया। वो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का। कल आपको याद होगा हम लोग चाइना डिस्कस कर रहे थे। 6 महीने बाद बहुत अच्छा डेटा आया। वही डेटा यूएस का आया है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। सॉलिड, मतलब इतना बढ़िया डेटा आया है कि आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे इकॉनमी किस तरह से बूम कर रही है। ये 2 साल बाद ऐसा नंबर आया है। 50 को क्रॉस, 50 से ऊपर मतलब पॉजिटिव, और बहुत सॉलिड नंबर आया है। तो कल 2 फैक्टर थे जिसने यूएस का मूड ख़राब किया, एक क्रूड ऑयल और दूसरा पीएमआई। इसीलिए आप देखिए वो जो पूरी ऑर्केस्ट्रा है ना कैसे सजी हुई है। बॉन्ड यील्ड ऊपर, गोल्ड ऊपर, डॉलर इंडेक्स ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएमआई ऊपर आई है, मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, तो इसलिए फिर सारी चीज़ें एक साथ हमें डर लग रहा है जून वाला मामला कहीं और धक्का न लग जाए। यस, जो बॉन्ड के खिलाड़ी हैं उनका जो ऑड एंड इवन चलता है, पहली बार ऐसा हुआ कि जून कट को लेकर के 50 से नीचे चले गए वो। उनको लगता है जून में भी टल सकता है। जोल्ट का आज डेटा देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। तो ये जो कल मूड ख़राब किया ना पीएमआई ने,
और चाइना ने भी, क्योंकि दो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर उन दोनों में मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह की ग्रोथ दिख रही है तो फिर कैसे कैसे काम बनेगा? मतलब तो फिर इकोनॉमी बहुत सॉलिड चल रही है, इन्फ्लेशन नीचे कैसे आएगा? ये था जो जिसने कल मूड खराब किया। तो डाउ में तो इम्पैक्ट आ गया था, बाकी में नहीं आया था, बाकी में आ जाएगा। तो इसलिए इंडेक्स देख के मैं बार बार कहता हूँ, इंडेक्स देख के मैं समझो, उसके डिटेलिंग समझो। तो ये दो फैक्टर थे जिन्होंने मूड को काफ़ी ख़राब किया। और कच्चा तेल भी $88 के करीब खड़ा हुआ है, वो भी बताऊंगा क्रूड इतना क्यों भाग रहा है। गोल्ड 2270 2300 के पास पहुंच रहा है भाई। दिवाली भी 1 लाख का सीनो हो जाएगा अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। 70,000 तो अभी चल रहा है, खरीद लो। कहाँ से खरीद लो? मैं तो इंतजार कर रहा था समर वेकेशंस के लिए, पर्सनल लोन के लिए। गवर्नर साहब दरें घटाएंगे तो ले लूंगा। आप गोल्ड खरीदने की बात कर रहे हो, अभी दरें भी घटेंगी नहीं। अरे तो दरें तो नहीं घटेंगी। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये वो, तो पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि PMI 50.3 मार्च में है, जो हाईएस्ट है। 50 था पिछली बार सितंबर 2022 में। 22 के बाद पहली बार इतना अच्छा नंबर आया, और पिछले महीने 47.8 था, वहाँ से शार्प जंप है। चाइना का मैं आपको बता चुका, कल हम लोगों ने सेम चीज़ डिस्कस की थी, और इसीलिए वहाँ पे कल देखिए मेटल कल क्यों चल रहा था, क्योंकि चाइना हमने आपको बताया सुबह चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो गई हर तरफ सॉलिड। अब वो सब लोग भागे खिलाड़ी तो मेटल में अपग्रेड आने लगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉपर में हिंदुस्तान कॉपर में लगातार तेजी चले ना, और चलेगी भी, क्योंकि कॉपर में शॉर्ट सप्लाई है ग्लोबली। चिली में बहुत दिक्कत आ रही है, चिली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। अब आते हैं क्रूड में। क्रूड में क्या हुआ? क्रूड में 2-3 चीज़। एक तो इसी हफ्ते जॉइंट मैनेजिंग कमेटी जो होती है उसकी मीटिंग है ओपेक की, तो वो लोग स्टेटस लेंगे क्या करना है और प्राइस कैसे है। तो प्राइस जैकअप के लिए लगातार वो लोग कह रहे हैं प्रोडक्शन कट जारी रखेंगे। दूसरा घटना हुई, मैक्सिको की एक ऑयल फील्ड में प्रोडक्शन बंद हो गया है कुछ समय के लिए, तो एकदम से सप्लाई वहाँ से भी कम हो रही है। तीसरा वो रशिया में चली रहा है कि उनकी रिफाइनरी है। चौथा ये हुआ है कि इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया है, उसके बगल में कौन सा वो लेबनान कोई कंट्री है ना, वहाँ पे ईरान की एम्बेसी कंपाउंड में उसने हमला किया है। तो ईरान बहुत गुस्से में कह रहा मैं रिटेलिएट करूँगा। इससे थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, और क्रूड में बाउंस मिल रहा है, और ये सपोर्ट कर रहा है उसको सस्टेन कराने के लिए। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर था जो जिन्होंने मार्केट का मूड थोड़ा सा ख़राब किया। तो आज के लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव है, दो सेंस में कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रही है, क्रूड ऊपर है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छे सेंटिमेंट नहीं। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। आज का मूड थोड़ा सा है, और गोल्ड इतना भाग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अजीब गरीब समीकरण हो गया एकदम से, आज सब गड़बड़ा गया मामला। और वो एक बार डॉलर इंडेक्स प्लीज दिखाइएगा, वो तब और आपकी प्लेट में रिविजिट करिएगा। डॉलर इंडेक्स फ्रेश दिखाइए, 105 के ऊपर के शेड्स आपको नजर आएंगे इस समय डॉलर इंडेक्स के। इस तरह से सब कुछ मामला गड़बड़ा गया। नहीं फ्रेश नहीं, डॉलर इंडेक्स का हार्ड बोर्ड वो आया ना 105। तो चलिए ये समीकरण बिगड़ते हुए। अच्छा इस बीच कल अपन सुबह ही कह रहे थे इलेक्शन की गर्मी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। IMD कह रहा है वैसे भी गर्मी लपक बढ़ने वाली है अगले 3 महीने। वो सियरिंग समर, सियरिंग मतलब एक्सट्रीम हॉट, इंटेंस। और वो कह रहे हैं नंबर ऑफ वो जो कौन से डेज होते हैं हीट वेव के डेज बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। वो कहीं जून में जाके अल्नीनो का इम्पैक्ट शायद रिड्यूस हो। और इसमें इसका इम्पैक्ट दो है, इसका आम चुनावों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वाटर शॉर्टेज तो हम बेंगलुरु की कब से शुरू हो चुकी है, बाकी देश भर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। चलिए ब्रेसअप करेंगे सब चीज़ों के लिए। पर अब वीरू के पास चला जाए। कल के बढ़िया से सेशन के बाद अब किस तरह का मूड माहौल बन रहा है, अप्रोच क्या रहेगा। अगर थोड़ा सा सल्क कर रहे हैं, अगर हल्के दबाव के साथ खुल रहे हैं, तो क्या ये बाजार ऐसा है कि कूद कूद के ले लिया जाए या नहीं। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या करना चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल क्रिटिकल लेवल्स को पार, पहले मेरा ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। कल उस ट्रेजेक्ट्री को पार करने के बाद 380 438 स्विंग टुवर्ड्स 526 मिल गया। हालांकि 526 के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए आशीष। मतलब एक स्विंग मिल गया, लेकिन उसके बाद हम बैकफुट पे आए। मिड सेशन का डेटा कह रहा था कि 400 यानी 22,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, वहां से कोई ट्रेड दोबारा मिलेगा, वो भी मिला, बट क्लोज 526 के ऊपर नहीं आया। आशीष कल क्लोजिंग के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 110 अंक ऊपर थे, मतलब 2 से लेकर 330 के बीच में। बट स्टिल आपको एक चीज देख के बड़ा अचंभा होगा, और जो मैंने डेटा डाउनलोड किया मेरे को भी बड़ा आई थिंक अचंभा हुआ कि कल पुट राइटर्स ने एक यूएस की कमजोरी को और एक स्कोप दिया था
कि यूएस अगर आज गिरा तो हमारे पास स्कोप रहना चाहिए। हम ऑल टाइम हाई छू के आए, हमारे पास एक रिट्रेसमेंट का स्कोप होना चाहिए, और वो आपको कैसे था मैं आपको बताऊंगा आपको भी। कल पुट राइटर्स 22,400 पे नहीं थे, पुट राइटर्स नीचे आए थोड़ा सा, उन्होंने एक कन्विक्शन शो किया 22,300 की ट्रैजेक्टरी में, यानी सीएमपी से अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट नीचे। तो वो एक रूम देके गए थे यूएस मार्केट के किसी भी प्रकार के डाउन साइड को। अब आते हैं आज के अप्रोच पे। लॉन्ग में कैरी करा के गया था। देखिए, इंस्टीट्यूशंस में 522 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, डीआईएस की करीब 1208 करोड़ रुपए की बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स बाय एफआईज ने करीब 250 करोड़ रुपए का 350 करोड़ रुपए का बाय किया। स्टॉक फ्यूचर्स में 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। कॉल शॉर्ट है 2,26,000, यानी रेजिस्टेंस इस बाजार में परसिस्ट कर रहा है, और पुट 1,81,000 है। दैट मीन्स इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन संभव है। यहां पे आपको ट्रेड्स को लेना पड़ेगा लोअर एजेस पे, इसी जोन में अपने ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए और उस ट्रेड पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखने के लिए। निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए। कल हम क्लोज अच्छा हुए अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, लेकिन इंट्राडे हाई को काट नहीं पाए। आशीष, जो मैं बात कह रहा हूं ना, जरा उसको देखिएगा आप। 22,500 पे कॉल राइटिंग है, एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 73 लाख का। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, कल पुट राइटिंग जब 468 पे क्लोजिंग आ रही थी, 22,400 पे नहीं था, वो बैठा था 22,300 पे। यानी आपने यूएस मार्केट की एक गिरावट को सेंस कर लिया था, या फिर एटलीस्ट उसको एक रूम दिखे गए थे। यही चीज आपको पिरामिड्स में बिल्कुल क्लियरली नजर आएगी आशीष। पुट राइटर्स ने अपना जो गढ़ है वो बना रखा है 22,300, और कॉल राइटर्स 22,500 पे और 22,600 पे परसिस्ट करते हैं। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? मैं फिर कह रहा हूं ये थोड़ा टफ जोन होगा। 22,500 पे कॉल राइटर है, 22,600 पे कॉल राइटर है, 22,300 पे पुट राइटर है। लेवल्स लेके आइएगा। लेवल्स टू वॉच क्या होंगे? बेस 1 तक के डिप को हम बाय करेंगे, और वो क्या है? करीब करीब 22,381 और 325 की ट्रैजेक्टरी। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा लेट पार्टिसिपेट करें, और लोअर एज ऑफ द बेस 1 वहां पे ट्रेड मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर कहां पे है? 22,300 पे। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस वो परसिस्ट करता है 1020 का बहुत नीचे, करीब करीब 22,193 से 22,138 के पास। वो कमेंट्री में लिखा हुआ है। अभी वहां तक की बात हम नहीं करेंगे। आज हमारा इंटरेस्ट है डिप को बाय करने का टुवर्ड्स बेस 1। इन सभी ट्रेड का एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ याद रखिएगा 490 टू 531 की ट्रैजेक्टरी रहेगी। अब हमें देखना है कि हम 531 के ऊपर कितना सस्टेन करते हैं। अगर सस्टेन कर गए, और हमने आज के पहले कॉल राइटर के ऊपर लगभग 45-40 मिनट स्पेंड कर दिया ना आशीष, तब हमारा 610 का जो जोन है वो क्लस्टर जो है खुल जाएगा। बट याद रखिएगा आईटी और रिलायंस का पार्टिसिपेशन अब काफी जरूरी है। नाउ ये बैंकिंग पे आते हैं। कल बैंक निफ्टी का क्लोज बहुत शानदार था। कल लेवल्स काफी अच्छे खासे काम कर गए। यहां पर महत्वपूर्ण बात थी कि आप 47,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्लोज हुए। दैट्स इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण बात थी कि 15 जनवरी के बाद पहली बार एचडीएफसी बैंक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और अपनी इस लगभग 2.5 महीने की ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज दिया। कैसे अप्रोच करूंगा मैं ये निफ्टी बैंक को? याद रखिएगा 47,000 पे पुट राइटर्स हैं, काफी दूर 47,000 पे, 47,300 पे, 47,400 पे, और क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस परसिस्ट करता है 47,000 से करीब करीब 46,700 के बीच में। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। काफी नीचे है पुट राइटर्स और काफी नीचे है एवरेजेस। यानी हमको सेंस क्या करना है, हमें ग्रिप कहां करना है ट्रेड को? हमें ट्रेड्स को ग्रिप करना है एक रीजनेबल जोन पे, और वो क्या होगा? वो है बेस 1। बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स 47,310 और 161 की ट्रैजेक्टरी। अगर हमें ये मिलती है प्लस 50-60 पॉइंट्स, वेरी गुड। और ऊपर आपके ट्रेड को जहां पे चेक करना है आपको, वो आशीष ट्रैजेक्टरी रहेगी RS1, दैट्स 47,671। ये बाइसेक्ट हुआ तो आपके लिए 47,928 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। अब जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। जो कुछ बची हुई ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे उस पर नजरें रहेंगी। हीरो मोटो कॉर्प के केस में सेल्स में करीब 5.5% तक की गिरावट दर्ज हुई है। 4.9 लाख यूनिट्स ही कंपनी बेच पाई है। डोमेस्टिक सेल्स भी 8.7% कम रही हैं 4.59 लाख यूनिट्स पर। हालांकि एक्सपोर्ट मार्केट में एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। वैसे भी लो बेस का इम्पैक्ट था, तो पिछले साल जहां 16,612 यूनिट्स बिकी थी एक्सपोर्ट में, इस बारी 31,518 यूनिट बिकी हैं।
टीवीएस मोटर के केस में सेल्स बेहतर है, 12% तक का इजाफा टोटल सेल्स में आता हुआ दिखाई दिया है। टोटल टू व्हीलर सेल्स 12% उभर कर आई है। डोमेस्टिक मार्केट में 8% का इजाफा है टू व्हीलर सेल्स में। ईवी सेल्स आधा % नीचे रही हैं। मोटरसाइकिल सेल्स करीब 22% बढ़ी, तो स्कूटर सेल्स करीब 2% बढ़ी है। इनके केस में भी एक्सपोर्ट मार्केट में 23% का इजाफा देखने को मिला है। तो टीवीएस की बिक्री के आंकड़े काफ़ी बेहतर है हीरो के कंपैरिजन में। अशोक लेलैंड के केस में अगर आप ध्यान दें, टोटल व्हीकल सेल्स में करीब 4% की गिरावट है। डोमेस्टिक सेल्स 7% घटकर 21,317 यूनिट्स पर ही आई हैं, और तो उसका भी कुछ प्रेशर स्टॉक पर बनता दिखाई दे सकता है। वैसे भी एक्सपेक्टेशन था कि सीवी साइड पर थोड़ी सी फीकी सेल्स देखने को मिलेंगी, और वो अशोक लेलैंड के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, आज एबी फैशन रेडार पर रहेगा। कंपनी बेसिकली एक वर्टिकल डीमर्जर की तैयारी कर रही है, जहां पर वो मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस को एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी में मर्ज करते हुए दिखाई देंगे। अब 2 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज होती हुई दिखाई देंगी इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंजन्स के साथ। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। डीमर्जर के बाद एबी फैशन का जो पोर्टफोलियो होगा उसमें एथनिक, लग्जरी और डिजिटल ब्रांड्स आएंगे, और ये लगभग अगले 12 महीने में प्रोसेस पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी कहती है कि आगे चलकर कैपिटल रेस करना इन दोनों एंटिटीज के लिए ज़्यादा आसान होता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं स्टॉक आज कैसे रिएक्ट करता है। बीडीएल रेडार पर रखिएगा। अपडेट्स आ रहे हैं कि FY24 में क्या कंपनियों ने परफॉर्मेंस दिखाया है। तो टर्नओवर जो आया है 2350 करोड़, हल्का सा कम है पिछले साल की तुलना में, और ऑर्डर बुक कंपनी की 19,468 करोड़ पर आकी गई है। कुछ Q4 के अपडेट्स। साउथ इंडियन बैंक ग्रॉस एडवांसेस 80,337 करोड़ बढ़कर आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स 1 लाख करोड़ के ऊपर आए हैं क्वार्टरली आधार पर। कासा 8% बढ़ा है। कासा रेशियो 32% के आसपास आता हुआ। सीएसबी बैंक का भी एक अपडेट आ चुका है, जहां पर कंपनी कह रही है कि डिपॉजिट्स 29,719 करोड़ पर आए हैं। ईयर ऑन ईयर करीब 21% का इजाफा है। यहाँ पर इनके एडवांसेस के केस में भी साल दर साल 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और कासा करीब 2-2.5% बढ़कर आया है। एनएमडीसी का Q4 अपडेट ये कहता है, इनफैक्ट कोजेंसिस के हवाले से अपडेट आ रहा था, लेकिन ऑफिशियल अपडेट कंपनी ने दे दिया है, तो वो मैं फिर से रिइटरेट कर रही हूँ। टोटल प्रोडक्शन थोड़ा सा घटा है, 4.86 मिलियन टन पर आया, और टोटल सेल्स में भी मार्च के महीने में कुछ कमी देखने को मिली है। तो ये सभी वो स्टॉक्स रहेंगे जो आज रेडार पर होने चाहिए। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। वो आईएमडी की वार्निंग के बाद वैसे कल ही सारे के सारे ये कोई वोल्टास ये सब मूव कर रहे थे, क्योंकि शाम को 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड थी। लेकिन रखिएगा एसी एयर कूलर मैन्युफैक्चरर्स को अपने रेडार पे। बहुत बढ़िया मूव्स सभी इस पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन को रेडार पर रखिएगा। विस्तारा बहुत सिग्निफिकेंट कैंसिलेशंस और डिलेज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अपने अब वो कह तो रहे टेम्पररी अपने शेड्यूल्स को तगड़ा ट्रंकेट कर दिया है। कल 50 फ्लाइट कैंसिलेशंस विस्तारा के थे, और आज रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं 60 फ्लाइट कैंसिलेशंस होने। क्यों कर रहे हैं सर? एक तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, पायलट्स का उसमें फंस रहे हैं, पायलट्स ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं तरह की दिक्कतें आनी। क्या अपडेट्स है पता नहीं। गजब, इंटरग्लोब के कुछ जलवे अलग ही हैं। जो आता है मैदान में वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी है। लेकिन आप लोग अगर फ्लायर्स है, विस्तारा बुक कर रखी थी, तो भैया शेड्यूल चेक करिएगा, आपके उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है। कह तो रहे हैं कि वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट यूज करेंगे ताकि बैकलॉग क्लियर कर सके। कितना कर पाएंगे वो अलग सवाल। अच्छा, जहां तक जीएसटी कलेक्शन की बात है, हेडलाइन में मेंशन था, दुनिया जहां हो आओ अपनी इकोनॉमी एकदम पटरी पे है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। 1.8 लाख करोड़ ये है मार्च का मोबिलाइजेशन। साल दर साल 11.5% का उछाल, और जो 1.8 लाख करोड़ का आंकड़ा है, ये अब तक का सेकेंड हाईएस्ट मंथली मोबिलाइजेशन है। और इस मार्च के आंकड़े के बाद हुआ क्या, FY24 के लिए पहली बार 20 लाख करोड़ के पार हमारा नेट जीएसटी मोबिलाइजेशन चला गया। इस तरह से सेकंड हाईएस्ट नहीं, मंथ का सेकंड हाईएस्ट, और 20 लाख करोड़ पूरे साल का पार कर दिया। इस तरह से गजब का मोबिलाइजेशन। खैर, ये हमारा इनहेरेंट दिखाता है इकोनॉमी पटरी पर है भाई साहब। पर आज थोड़ा सा हमें टर्बुलेंस झेलना है, ग्लोबली जो मूड माहौल है। आज का इवेंट्स कैलेंडर ले आता हूं स्क्रीन पे।
मंगलवार का दिन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि कई लोग फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी वीकली एक्सपायरी का शेड्यूल है, आज शेड्यूल्ड है। गोपाल स्नैक्स, वो जो फाफड़ा नहीं, घाटिया फाफड़ा के लिए जानी जाती है, अभी हाल में लिस्ट हुई थी, इसके रिजल्ट्स आ जाने हैं। देखते हैं गाठिया फाफड़ा की सेल कैसी रही है, खासतौर पे गुजरात सेंट्रिक कंपनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बोर्ड मीट है आज, 5,000 करोड़ रुपए। मेंशन इसलिए हाईलाइट के साथ कर रहा हूं क्योंकि सिक्योरिटीज इशुएंस के जरिए कौन सा मीन्स क्या, वो सब आज बोर्ड मीट में फैसला लिया जाएगा, इसलिए इसको रडाप रखिए। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं। भारत डायनेमिक्स 8.85 रुपए, टीवीएस होल्डिंग्स 94 रुपीज, और साथ में बाकी स्क्रीन पर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की उन्होंने तारीफ करी थी, यूएस की तारीफ करी थी, तो आज हमारी बारी है। ये होंगे स्क्रीन पे 10:30 बजे ही आनी है हमारी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर। ग्लोबली जर्मनी का इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, यूरोजोन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएंगे हमारे साथ साथ, और यूएस के रेड बुक यानी कि वो लार्ज फॉर्मेट सेम स्टोर सेल्स के मर्केंडाइज स्टोर्स के एसएसएस, जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग के फरवरी के डेटा, और टोटल व्हीकल सेल्स, ये तीनों आज यूएस की आनी है। वो जो फेड मेंबर्स की स्पीचेस की मैं बात कर रहा था, एफओएमसी के मेंबर्स हैं बोमन, विलियम्स, मेस्टर, डेली होगा, डेली, सबकी स्पीचेस आज लाइंड अप है। अब ये जो हॉकिशनेस का तड़का ऐड होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा, कोई कुछ बोल दे तो पता चले। राजनाथ सिंह साहब आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है, कहां क्या निकलता है। मैं एक आज वैसे अपडेट ये था, अब तक मेरे पास फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करने वाला था ऑनलाइन मनी गेमिंग, वो 28% जीएसटी वाले मामले की, पर अब तक कहीं देखा नहीं है कि आज लगा है कि नहीं लगा। कोशिश करेंगे असीम और लक्ष्मण से पूछवाने की, अगर हुआ तो वो भी अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट मेरे पास है नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के इंटरेस्टिंग बाजार, इंटरेस्टिंग क्यूज के बीच में कौन सी कमोडिटीज पे दाव लगाएं, उस पर बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट मैंने आपको दिखाई थी। आज का हैंडओवर हर फ्रंट पे इंटरेस्टिंग है, चाहे इक्विटीज का हो जहां पे कुछ दबाव आ गया, बॉन्ड इंचअप कर गए, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, कच्चा तेल उछली चले जा रहा है, सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जरूरत थी थोड़ा सा डिटेल में समझ लिया जाए कैसे अप्रोच करना है कमोडिटी स्पेस को। तो अहमदाबाद चला जाए, कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी, ये इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो आपको ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है सुबह का रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आप 5 बजे पहले ट्वीट करते हैं तो हमें भी 5 बजे उठना पड़ता है। अच्छा रवि जी, ये जो आज का हैंडओवर है, थोड़ा सा समीकरण सब बदले बदले नजर आ रहे हैं, ऐसे में कैसा मूड, आज की प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स आप लोग की कौन सी कुंवर जी में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज लग रहा है कि बुलियन में थोड़ा फोकस होना चाहिए, जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे, राइटली पॉइंट आउट किया था आपने। जियोपॉलिटिकल थोड़ा रिस्क पे है। साथ में कल जब बॉन्ड डील जब हुई यूएस की, तब गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग स्टिप था। मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड सिल्वर थोड़े फ्लेवर में रह सकते हैं, क्योंकि प्री ओपन इंडिकेशन दिखा रहा है कि बॉन्ड डील थोड़ा नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकती है। तो गोल्ड को बाय करें, जोन कॉन्ट्रैक्ट को 69,000 तक के टारगेट के लिए 67,800 के स्टॉप लॉस के साथ जोन वायदा में बाय कर सकते हैं। वही सिल्वर मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ रहा है अक्रॉस द ग्लोब वो पॉजिटिव आ रहा है, तो बेस मेटल का एक सपोर्ट है वो सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है, तो वहाँ पे बाय करें। 76,300 के टारगेट के लिए बाय करना है, और 74,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपना ये ट्रेड ले सकते हैं। ये बोल रहे थे, ऐसी उम्मीदें जगा दी इन्होंने कि दिवाली तक 1 लाख दिखेगा सोना, मतलब हम लोग ऐसी गेस एस्टिमेट कर रहे थे। आप लोग को ऐसा लग रहा है क्या? ये रोज तो ऐसे ही फटे जा रहा है सोना। दिवाली तक मुझे लग रहा है कि 1 लाख तो नहीं जा सकता, क्योंकि पर्टिकुलर प्राइसेस में हायर लेवल पे, क्योंकि न्यू ईयर तक फिजिकल डिमांड, हाँ, बट 80,000 का तक की तैयारी कर लिया। 80,000 ठीक है, दिवाली तक 80 था, बढ़िया है, 80,000 भी है, बहुत तेजी है। न्यू ईयर तक अपन 1 बोले क्या?
नहीं मैम, अभी क्या है कि पर्टिकुलर जो हाई लेवल पे थोड़ा बिकोली का प्रेशर है, वो इंस्टीट्यूशन की ओर नहीं से आ वैसे जाता इतनी है। दूर की सोचने का नहीं, तुक्केबाजी करने का नहीं। जब जब अभी पहला दिवाली तक 80 देखते हैं, उसके बाद समीकरण कैसे हैं वो समझेंगे। रवि जी, ये क्या सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं क्या सोना इतना जो फट रहा है? जरूर से सेंट्रल बैंकर की बड़ी बाइंग है। आप रशिया से देखें या गल्फ नेशन है, क्योंकि जब भी क्रूड बढ़ता है तब वहाँ पे सेंट्रल बैंक से वो अपना जो स्पेयर मनी है वो गोल्ड पे ज्यादा चैनलाइज कर करते देते हैं। हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा रीजन है। आरबीआई ने भी अपना काफी होल्डिंग बढ़ा है। तो अक्रॉस द ग्लोब फेडरल रिजर्व के अलावा सारे सेंट्रल बैंकर है वो बाय है। बिल्कुल ठीक। रवि जी थैंक यू। तो सोने और चांदी इनमें दाव लगाइए, ये आज फ्लेवर में लौट के आएंगे। सोने का जून कॉन्ट्रैक्ट 67,800 के स्टॉप के साथ अपन खरीदेंगे और चांदी का मई कॉन्ट्रैक्ट 74,700 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट किया जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े फीके संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 40-50 पॉइंट हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आज के सेशन के लिए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।